जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना जो है नाम पर स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल की वीडियो में हमने सीखा था कि सेट होता क्या है, सेट की डेफिनेशन से लेकर हमने कुछ उसके प्रकार देखे थे और आशा करता हूँ आपको वो समझ में आया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाग 1 करके उसको मैंने बना दिया है, उसे जाकर पहले उसे देखिए, क्योंकि आपको पहले नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा कहीं हो सकता है कि सेकेंड पार्ट आपको ना समझ में आए। तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आके इस पार्ट को देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल हमने 3 टाइप बताया था, तो आज कुछ जो प्रकार बचे हैं उसको मैं कंप्लीट करके अपने एक्सरसाइज पे आता हूँ। पहले एक्सरसाइज शुरू करूँगा आज मैं। तो चलिए जो प्रकार बचे हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो कल हम बता दिए थे समान समुच्चय क्या होता है, समतुल्य समुच्चय क्या होता है, और हमने एक रिक्त समुच्चय बताया था नल सेट। उसके बारे में थोड़ी सी वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी कि नल सेट होता क्या है। तो उसमें मैंने बताया था मझला ब्रैकेट लगने के बाद इसमें फाई लिख दिया था मैंने, तो वो गलत होता है, ये गलत होता है सरासर। फाई यहाँ पे रहता है और फाई बराबर इसमें कुछ भी कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है। अगर वो जो मैंने बताया था आपको कल वो एकल सेट में आता है, एकल समुच्चय के अंतर्गत आता है, तो अगर नल सेट को आप लिखना है तो ऐसे लिखना है, यानी मझला ब्रैकेट लगा देना है, उसके अंदर कुछ भी रखना नहीं है आपको, यानी उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। एक भी एलिमेंट कहने का मतलब जीरो भी मत लिख देना। जैसे यहाँ पे हो गया, मान लो नल सेट आपसे किसी ने पूछा कि नल सेट क्या है, तो अगर मैंने कह दिया क्या ये जो है वो आपका नल सेट होता है, तो ये रिक्त समुच्चय होता है क्या? तो बताइए, तो ये नहीं होता है। नल सेट मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी उसका बस ऐसे मझला ब्रैकेट बना दिया जाएगा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखा जाएगा, तो वो नल सेट कहलाएगा। यानी यहाँ से अगर जीरो को हटा देंगे हम तो इसको कहा जाएगा ये रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय को हम हमेशा इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। तो कहीं भी मिले रिक्त समुच्चय हमेशा इसको बताना है। जैसे मान लो 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फाई, और हमेशा रिक्त समुच्चय को फाई से दिखाया जाएगा। तो फाई बराबर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। अगर फाई बराबर ऐसे लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने कोई एलिमेंट रख दिया तो, और अगर फाई बराबर हमने ये कर दिया कि फाई बराबर फाई के अंदर मैंने मझले ब्रैकेट के अंदर फाई कर दिया, तो इसमें से कौन सा जो है वो रिक्त समुच्चय है ये बताना है आपको। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से रिक्त समुच्चय? तो पहला हो जाएगा बस, कि पहला आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा नल सेट, और ये जो हो जाएंगे ये एकल समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। अभी उसको मैं बता रहा हूँ इसके जस्ट बाद कि एकल समुच्चय आपका होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ पे इसे नोट कर लो एक बार, इसके बाद आगे बढ़ें। तो चलिए हम देखते हैं अब मतलब रिक्त समुच्चय के बाद एकल समुच्चय को यहाँ पे हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये नल सेट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एकल समुच्चय की, जिसे हम हिंदी में तो कहते हैं एकल समुच्चय। यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, एकल समुच्चय कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे कहते हैं सिंगलटन सेट। इसे सिंगलटन सेट इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में एकल समुच्चय बोला जाता है। इसका कहने का मतलब होता है कि अगर वो जो मझला ब्रैकेट है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट जब रहेगा उसको हम कहते हैं एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब यहाँ पे इसी वजह से मैंने बताया था कि इसके अंदर कुछ भी अगर एलिमेंट मिल गया तो वो रिक्त समुच्चय नहीं रह जाएगा, वो आपका एकल समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा, इसे रिक्त कहेंगे हम। यहाँ पे अगर बात करें हम तो इसके अंदर अगर जीरो रख दिया, कोई भी हो, अगर सिर्फ उसके मझले ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, वो आपका एकल समुच्चय के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे हमने कितने समुच्चय जो डिस्कस कर लिए हैं। तो पहला आपका रिक्त समुच्चय, दूसरा समान समुच्चय, तीसरा समतुल्य समुच्चय, और चौथा हमने सिंगलटन समुच्चय के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे जैसे हम एक्सरसाइज चालू करेंगे, नहीं एक चीज़ और बता दूंगा मैं, और फिर आगे एक्सरसाइज में जैसे जैसे आता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको समझाता चला जाऊँगा, क्योंकि अगर अपडेट ही बताते रहेंगे, इंट्रोडक्शन ही देते रहेंगे तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आगे हम अब सवाल पे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और देख लो, ये अब आपका हो गया प्रकार, जितने टाइप थे समुच्चय के। आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको समुच्चय समझ में आ गया होगा कि अब हमें सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम, एक होता है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं उसको आगे। आशा करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं जो आपका टेबल बनती है। एक आता है वो तालिका विधि होती है, तालिका विधि में रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना समुच्चय को आता है, लगभग वैसे ही फॉर्म में मिलेगा आपको, उसी तरीके से मिलता भी है कि पहाड़ा लिखा रहता है, उसमें से नेचुरल नंबर्स वगैरह लिखे रहते हैं। तो उसमें 2 टाइप होता है। एक टाइप होता है आपका रोस्टर विधि, जिसे तालिका विधि कहते हैं, जो तालिका बना के लिखा जाता है,
और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जिसमें थोड़ा मंजिला ब्रैकेट लगा करके फिर एक्स सच दैट ऐसे टाइप में लिखा जाता है। तो हम अब उसको देखने वाले हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे अब उसी टाइप में आपको मिलेंगे। ये तो सिर्फ बेस था, यहाँ से शायद एक दो क्वेश्चन पूछा जाए, और अब जो बारी आ रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो भाई तो कमेंट बॉक्स में बता देना क्या मतलब कैसा रिव्यू है, पढ़ा कैसा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी नया नया हूँ तो भाई समझ में आए या ना आए वो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। तो आगे चलो हम अब डिस्कस करने वाले हैं आपका रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड। अब इसे इंग्लिश में तो रोस्टर मेथड बोला जाता है, हिंदी में से बोला जाता है तालिका विधि, तालिका विधि। ये हो गया। अब इसमें जैसे कोई समुच्चय दिया रहेगा, कोई आपको सेट दे दिया जाएगा और उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। जैसे हमने मान लो यहाँ पे 3 का पहाड़ा लिख लिया, यानी 3 6 और 9 और 12 15 18 इतने तक हमने लिख लिया। अब ये बोला जाएगा, आपको सवाल दिया जाएगा कि ये रोस्टर मेथड जो है तालिका विधि को, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना के दिखाओ। सेट बिल्डर फॉर्म बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है अगर आप 11 में बेसिक से पढ़ रहे हो। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म बना हुआ है तो उसको तालिका विधि में बनाना, कन्वर्ट करना तो ईजी रहता है, लेकिन इसको जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में बना देना वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो इसको बनाना है कैसे, तो इसको बदलना है किसमें, बदलना है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर मतलब कि एक आपको ऐसा बना के रख देना है कि उसमें से देख के ही परिभाषा टाइप की निकल आए। तो हम इसको बनाएंगे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यहाँ पे मंजिला ब्रैकेट लगा देंगे, समुच्चय हम ए को ही लिखेंगे और यहाँ पे कहेंगे कि एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ टेबल ऑफ 3। बस ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको बना पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तालिका विधि में तो आपको पहाड़ा दिखाई पड़ रहा है कि आपका सेट बना हुआ है, एक वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि पहाड़ा कभी कोई बदलने नहीं जाएगा, वो 3 का जैसा ही टेबल है वैसा ही रहेगा हमेशा। तो 3 6 9 12 15 18 और इनके बीच में जो मतलब वही टेबल चल रही है, तो उसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप से लिख दिया, जहाँ पे एक्स सच दैट एक्स मतलब एलिमेंट ऑफ टेबल ऑफ 3। तो ये हम इसको मानेंगे, ये एलिमेंट है, एक्स हमने मान लिया कुछ देर के लिए एक्स। और इसको कल मैंने बताया था कल की वीडियो में कि एलिमेंट को दिखाता है, ये उसको दिखाएगा कि एक्स जो है इसी में से बिलोंग करेगा। तो एक्स बिलोंग करेगा, एक्स एलिमेंट ऑफ टेबल ऑफ 3। तो एक्स जो बन रहा है ये पूरा टेबल ही तो बन रहा है 3 का, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना दिया जाता है। इतना कंफर्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, जो है आपकी एनसीईआरटी पैटर्न में चालू करूँगा, जो सभी को मिलेगी, कहीं भी यानी क्वेश्चन बदला हुआ मिलेगा। एनसीईआरटी मतलब जो है प्रश्नावली 1.1 से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट करोगे, नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, इसे दोबारा से कर लो। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसे हम इरेज करके अब आते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 पे। आप एनसीईआरटी पैटर्न देख सकते हो, इसी को मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य आपको बताना है। तो कल की वीडियो सबसे पहले ही जो मैंने बताया था कि समुच्चय होता क्या है, किसे कहते हैं समुच्चय, उसी को यहाँ पे हमें डिफाइन करना है, उसी को बताना है। तो अपने निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का जो संग्रह है, ये क्या समुच्चय है कि नहीं है। इसको इरेज करते मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ, एक समझा दूंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जे से शुरुआत होने वाले सभी जो महीनों के नाम का जो संग्रह है वो समुच्चय है कि नहीं है, ये बता देना है हमें। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहला, जे अक्षर से शुरू होने, समझ में आ रहा है हिंदी, उसमें दिखाई पड़ रही है। तो जे अक्षर से शुरू होने वाले सभी महीनों, अभी देखो मैं लिखता रहा, अगर राइटिंग से लिखूंगा तो टाइम बहुत होगा, आपको लगेगा बोरिंग लग जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी नहीं लिख रहा हूँ, बोलते चले जा रहा हूँ मैं।
जे अक्षर से शुरू होने वाले सभी महीनों के नाम का संग्रह। तो इसको बता देना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। अब जैसे हमने लिख दिया तो जे अक्षर से कौन कौन से चालू होंगे, तो सबसे पहला ही आता है जनवरी, तो पहला हमने लिख दिया कि इसको आ गया जनवरी। जनवरी, फरवरी में जे से स्टार्ट नहीं होता है, मार्च जे से स्टार्ट नहीं होता है, अप्रैल जे से स्टार्ट नहीं होता है, मई, फिर जून आ जाता है, जून आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद जुलाई आ जाता है। इसके बाद तो कोई नहीं आने वाला है। अब इसके बाद इसमें चेंज भी नहीं किया जाएगा कि अब 12 महीने होते हैं, फिर आगे चल के शायद 2024 तक इसमें 13 महीने कर दिए जाएं, ऐसा तो होगा नहीं। टाइम के हिसाब से इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से कहेंगे क्या कि जे अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी आपके महीनों के नाम होते हैं वो समुच्चय कहलाते हैं। और उनको समुच्चय के अंदर लिखा जा सकता है इस प्रकार से कि हमने एक सेट मान लिया, समुच्चय मान लिया। यहाँ पे हमने लिख दिया जनवरी, कॉमा लगा के फरवरी, और कॉमा लगा, फरवरी नहीं आएगा, हाँ कॉमा लगा के यहाँ पे जून, उसके बाद जुलाई। तो ये जो हो जाएगा आपका सेट एक तरीके से बन जाएगा। अब इसी टाइप से आपको करना है। आगे मैं अब मतलब मुंह से बोल बोल के आपको बता दूंगा, क्योंकि सभी को लिखना और सभी को एक बार सॉल्व कराना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो पहला मैंने बता दिया। दूसरा देख लो आप, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब कहने का मतलब भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, अब लेखक तो बहुत हुए हैं, उसमें से इन्होंने कहा है कि 10 जो हैं प्रतिभाशाली लेखक को उठा लो। अब 10, अब मान लो 1990 की बात की जा रही हो कि 10 प्रतिभाशाली लेखक आपके कोई रहे होंगे। अब के टाइम पे अगर देखा जाए तो क्या वही हैं? उनसे वही तो रहेंगे नहीं, वो बदल गए होंगे, आज के ज़माने में कोई दूसरा होगा। तो कहने का मतलब अगर इसको हम सेट बनाना चाहेंगे तो वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाएगा। प्रतिभाशाली, कल की वीडियो में मैंने बताया था, कहीं अच्छाई की बात जब होगी तो अच्छाई पहले रही होगी, आज के ज़माने में शायद वो और अच्छा है तो हो गया होगा, तो बुरा हो गया होगा। तो यहाँ पे दूसरा जो हो जाएगा वो आपका एक समुच्चय नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे आपको बता देना है। आगे तीसरा कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह अगर देखा जाएगा तो अगर इसको बता दो, जैसे 11 बल्लेबाज का कोई नाम आपको पता होगा उसको लिख लेना। अब यहाँ पे कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है, तो ये भी देखा जाएगा। तो कोई कोई अपने टाइम पे रहता है और अगले आने वाले टाइम पे वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है ये भी आपका नहीं बनेगा। उसके बाद अगर चौथे की बात करें हम, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो हाँ ये हो सकता है कि आपकी कक्षा में 40 बालक हों तो आपकी कक्षा कहा जा रहा है। अगर आप 9th में पढ़ रहे हो तो वो तो समय के साथ बदलेगा, लेकिन वो फिर दूसरी कक्षा हो जाएगी, आप अगली कक्षा में पहुंच जाओगे। जो प्रेजेंट टाइम पे आप हो तो वहाँ पे अगर बात की जाएगी तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह होगा तो यहाँ पे एक समुच्चय बन सकता है, एक तौर पे मान सकते हैं यहाँ पे। अगर और इसमें डिटेल्स लिखी होती तो मैं उसके भी यहाँ पे बताता कि शायद ना बन पाए, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे आपका ये समुच्चय बन जाएगा। उसके बाद अगर बात करें पांचवे की, तो पांचवा जो नंबर्स वाला है लिखा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह वो उतना ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। 1 से लेकर 99 तक लिखना है आपको। प्राकृतिक संख्या कल की वीडियो में बताई थी मैंने, 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है 100 से कम लेनी है हमें। तो 100 से कम आने का मतलब 1 से लेकर 99 तक वो प्राकृतिक संख्या आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। तो नंबर्स का कोई भी खेल है वो, तो वो हमेशा समुच्चय कहलाएगा। तो पांचवा आपका समुच्चय हो जाएगा, सेट कहलाएगा। उसके बाद छठवें की बात करें तो लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कालिदास अगर कोई संग्रह उपन्यास लिख गए हैं तो वो उतना ही उतना रहेगा, दोबारा से आके लिखेंगे नहीं वो। तो प्रेमचंद की भी अगर उपन्यास की बात की जाएगी तो ये भी आपका क्या सेट हो जाएगा, बन जाएगा। अब आगे बात करें सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो पूर्णांक कल की वीडियो में बताया था जो पूरे पूरे अंक हों, और सम की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो सम की बात कहने का मतलब वो आपके इवन होने चाहिए। 2 4 आप ले सकते हो, 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक तो बोला नहीं है, तो यहाँ पे सभी सम पूर्णांकों का संग्रह तो हो जाएगा भाई। अभी हाँ, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत बटे वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या तो आएंगी नहीं, तो पूरे पूरे अंक आने हैं। धनात्मक आ सकता है या तो ऋणात्मक आ सकता है, तो यहाँ पे ये आपका सेट का काम कर जाएगा। उसके बाद आगे बात करें कि 8वें नंबर का प्रश्न है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी जो आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो तो इसमें जो इस अध्याय में जितने प्रश्न आ रहे हैं उनका जो संग्रह है वो सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब एक तौर पे आप बताओ, आप जब हम पढ़ रहे थे अपना 11th, तब यहाँ पे कुछ चैप्टर मिसिंग किए गए हैं। इस बार जो है चैप्टर कुछ कट किए गए हैं,
लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो वो चैप्टर को कट नहीं किया गया था, सबका सब हमें पढ़ना पड़ा था। वो आज भी हमें याद है कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने पड़े थे। अब क्वेश्चन भी आया होगा तो उस टाइम का क्वेश्चन, उस दौर पे कुछ दूसरा क्वेश्चन, लेवल भाई अलग रहता है। जितना कंपटीशन कम रहेगा उतना लेवल कम रहेगा। अब आज के ज़माने में कंपटीशन बढ़ गया है तो क्वेश्चन भी उसी लेवल पे बढ़ा दिए गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो अब जो अगर बात की जाएगी लेवल के बिहाफ पे, तो यहाँ पे ये तो समुच्चय नहीं होने वाला है। बात की जाएगी लेवल के बिहाफ पे, जैसे अभी जो कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको ये एलिमेंट वाला क्वेश्चन, तो वो जब नया नया आपका चैप्टर या आज से 2 साल पीछे चले जाओ तब वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा बच्चों के लिए, कि हाँ इसको जानना जरूरी है। लेकिन अगर आज के दौर में देखा जाए तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुराना हो चुका है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ने जगह उनकी ले ली है। तो अब अगर उसके भी आप पे हम बताएंगे तो वो सेट आपका नहीं कहलाएगा, वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। लेकिन इसने कहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, कहने का मतलब अगर अध्याय आपका चल रहा है सेट समुच्चय, तो इसमें समुच्चय के ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर के नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की जा रही है। उसने ये नहीं बताया क्लियर कि पाठ के आधार पर, अध्याय के आधार पर कहा है उसने, तो हमें मानना पड़ेगा कि समुच्चय के बिहाफ पे वो कह रहा है। तो अगर अध्याय आपका समुच्चय चल रहा है सेट, तो प्रश्न भी समुच्चय से ही पूछे जाएंगे। तो इस बिहाफ पे ये क्या हो जाएगा, ये सेट बन जाएगा। लेकिन अगर उस बिहाफ पे देखेंगे कि अगर प्रश्नों का हम संग्रह देखेंगे लेवल के बिहाफ पे, स्तर के बिहाफ पे, तो ये समुच्चय नहीं बनेगा, क्योंकि उस टाइम पे कोई दूसरा प्रश्न रहा होगा और आज के ज़माने में कोई दूसरा प्रश्न है जो अपने लेवल का उसकी जगह ले चुका है। वो हर जगह भाई कंपटीशन है, अपना हर लोग निखारने में अपने लगे हैं। पहले आप लोग ऑफलाइन पढ़ा करते थे, अब ज़माना आ गया ऑनलाइन का, साथ आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो। तो इस बिहाफ पे ये क्या हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा। आगे विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये है कि नहीं है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि भाई जानवर विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, तो कुछ अभी कभी कभी आप देखते होंगे कि बाघ तो शेर सबसे खतरनाक होते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी भेड़िए के उसमें फंस जाते हैं। यानी अगर एक बाघ है तो अगर 100 भेड़िया हैं तो कुछ नहीं कर सकता वो, तो उस टाइम पे तो भेड़िया खतरनाक हो गया। तो यहाँ पर भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आपका संग्रह है कि नहीं है, वो सेट है कि नहीं है। यहाँ पे कितने टोटल आपके क्वेश्चन थे, 9 आपके क्वेश्चन थे, वो मैंने बता दिया। एक आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया, नहीं समझ में आओगा तो रिवाइज करके आप देख लेना। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए ए एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 6 एलिमेंट दिए गए हैं, अवयव दिए गए हैं। पहला 1 2 3 4 5 6 तक आपको लिखा गया है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू लगाना है। नोट कर दो। अब हम आगे देखने वाले हैं प्रश्न संख्या दूसरे में क्या कह रहा है। मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें 6 अवयव दिए गए हैं और रिक्त स्थानों में उपयुक्त आपको ये साइन और ये साइन भर के दिखाना है। तो कल सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था कि हमें कैसे इसको फिलअप करना है, तो बहुत आसान पड़ जाएगा आपके लिए। यहाँ पे क्या बता देना है, जो यहाँ पे जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं अगर वो समुच्चय के अंदर हैं तो आपको कौन सा साइन लगाना है, बिलोंग्स टू का, ये लगेगा, बिलोंग्स टू इसको कहा जाता है। और अगर कोई भी नहीं है इसके अंदर एलिमेंट तो आपको लगा देना है डज नॉट बिलोंग्स का, बोला जाएगा डज नॉट बिलोंग्स, तो लिख मत देना, साइन लगा देना आपको बस। तो अगर बात की जाए 5 की, तो 5 इसके अंदर है, कौन सा साइन लगेगा, पहला लगा दिया जाएगा, बिलोंग्स का लग जाएगा। अगर 0 की बात करें तो 0 इसके अंदर है, तो नहीं है तो इसके अंदर क्या लगा दिया जाएगा, नॉट बिलोंग्स का लगा दिया जाएगा। और तीसरा बात करें 2 को, तो 2 भी है तो यहाँ पे लगा देंगे बिलोंग्स का। 8 की बात करें तो 8 भी नहीं है तो 8 का यहाँ पे लगा दिया जाएगा नॉट बिलोंग्स का। 4 की बात करें तो 4 है, 4 के लिए लगा दिया जाएगा बिलोंग्स का। आगे 10 की बात करें तो 10 इसमें नहीं है तो लगा दिया जाएगा नॉट बिलोंग्स का या डज नॉट बिलोंग्स का। ये हो गया, सिंपली क्वेश्चन था, इजीली क्वेश्चन था, अब आप समझो तो लगा लिए होगे। आगे थर्ड पे बात करते हैं, ये देख लो वही आ गया कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है तुम्हें, सेट बिल्डर फॉर्म में बना के दिया गया है। थर्ड प्रश्न आपका उसी पे दिया गया जो लास्ट में मैंने अभी बता दिया। अभी मैं दोबारा से समझा देता हूँ क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म से तालिका में कन्वर्ट करना या तालिका से फिर सेट बिल्डर बनाना। तो इसको पहले मैं रेज कर दे रहा हूँ, अभी लिख लेना इसे। हाँ, बुक में है तुम्हारे क्वेश्चन, वो तो आसान था ना, आ जाएगा ये तो। अब हम यहाँ पे बात कर, फिर से बता दे रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर से सेट बिल्डर बनाना और सेट बिल्डर से फिर रोस्टर बना देना, ये पूछा जाता है, लगभग क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रोस्टर से आपको बना देना है, रोस्टर से आपको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब वही समुच्चय के रूप में बना देना इसे, और रोस्टर का मतलब होता है तालिका विधि से।
तालिका विधि से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तालिका विधि आपकी कुछ इस प्रकार से दी जाएगी। इसमें जो अभी ऊपर लिखा था दूसरे क्वेश्चन में लिखा था 1 2 3 4 5 6, तो सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस टाइप से आपका होगा ABCDE ... यहाँ पे जेड तक हमने लिख दिया। तो अब इसको अगर कन्वर्ट करना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा मझला ब्रैकेट, पहले आप लगा देना, कर्ली ब्रैकेट जिसे कहते हैं, आपको एक्स लगाना पड़ेगा। अब एक्स कहाँ से आया तो इसे हमें मानना पड़ता है। यहाँ पे वाई जेड ABCD कुछ भी मान सकते हो आप, हम यहाँ पे एक्स मान के चलते हैं। तो एक्स आपने मान लिया, तो एक्स सच दैट, इसे बोलते हैं सच दैट बोला जाता है इसे। तो एक्स सच दैट हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला जाएगा, ये एक्स सच दैट बोलना पड़ेगा आपको। एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ अल्फाबेट, बस ऐसे आपको लिख देना है। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ से जेड ना लिखे हम, सिर्फ ABCDE तक हमने लिख दिया, तो ये तालिका विधि कही जाएगी। और इसी को हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा दिया, तो यहाँ पे बोला जाएगा एक्स सच दैट एक्स जो है इज एलिमेंट ऑफ अल्फाबेट। यहाँ पे ABCD क्या है, अल्फाबेट का एलिमेंट है। तो बस रोस्टर फॉर्म से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तालिका विधि से हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना दिया। अब उसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न पे। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था। अब हम जो आपका क्वेश्चन दिया है उसको हम समझाएंगे। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है A, वो भी किस फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें तालिका विधि में बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट एक्स, बात करें तो यहाँ पे एक समुच्चय दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 एक्स जो है वो -3 से बड़ा है और किससे छोटा है, तो 7 से छोटा है। ये आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको हमें बना देना है रोस्टर फॉर्म में, तालिका विधि में बना के बता देना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पहले पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ना है, कह क्या रहा है इसको पहले समझ लेना है, उसके बाद जब बनाने चलोगे तो इजीली आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब वही पूरा अंक है जो किसके बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में है। तो एक्स जो है वो -3 से तो बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो अगर बात करें हम नंबर लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं पूर्णांक के लिए, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो -3 की बात की जा रही है, तो अगर हम नंबर लाइन पे दाहिने साइड चलेंगे तो धनात्मक की ओर बढ़ेंगे, और बाईं साइड चलते हैं तो हम ऋणात्मक की तरफ बढ़ते हैं। तो -3 आपका ऋणात्मक में मिलेगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका। तो लगा देते हैं 0, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब वो कह रहा है कि x जो है वो -3 से तो बड़ा है, -3 से तो बड़ा है, और किससे छोटा है, तो यहाँ पे 7 से छोटा है आपका। x जो है -3 से जो है बड़ा है। अब अगर माइनस में बात की जाएगी तो माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो छोटी मानी जाती है, और जो वैल्यू जितनी छोटी होती है माइनस आगे लग गया तो वो उतनी बड़ी हो जाती है। तो अगर बात करें तो x जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी ये जो इतना है वो आपका क्या बन जाएगा, वो पूरा का पूरा सेट बन जाएगा, और इसी को कह देंगे तालिका में हम लिख देंगे। तो तालिका में हम फिर से दोबारा लिखते हैं, तो जो आपका सेट लिखा जाएगा वो A समुच्चय जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, -2, -1, -0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो कितने एलिमेंट आएंगे, अगर हम देखेंगे इस यानी कि रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म से तालिका विधि बनाने में जो हमने समुच्चय बनाया है तो उसके अंतर्गत कितने एलिमेंट आए हैं, तो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 7 एलिमेंट आए हैं। तो ये आपका तालिका विधि हो गई। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पढ़ा वो बेस पढ़ा हमने, क्वेश्चन आपका समझ लो यहाँ से स्टार्ट होता है। जो इतना पढ़ा वो आपने सिर्फ अपनी मजबूती के लिए पढ़ा कि बेस हमारा मजबूत हो जाए। क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, लगभग प्रीवियस एग्जाम आप उठाकर देखोगे तो इस टाइप में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं क्लास 11th में। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। यहाँ पे आपका सेक्शन 3 का यानी प्रश्न 3 का पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब हम ऊपर का इरेज कर देते हैं और नीचे आपका लिखा रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे सेकेंड वाला। तो कोई भी डाउट अगर बचे तो कमेंट बॉक्स में पूछने से मत चूकिएगा,
पूछना जब टाइम मिलेगा तब बताया जाएगा आपको, दूसरी क्लास में भी बता दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आपको डाउट में रहेगा उसे पूछ लेना जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार, क्यों डाउट बचा रहेगा ना तो आगे बहुत दिक्कत करता है। सवाल तो आ जाता है लेकिन फिर लग नहीं पाता आगे, तो पढ़ने की क्या क्या मतलब हो जाएगा फिर। सेकंड कह रहा है आपका यहाँ पे बी एक आपका दिया हुआ है सेट, जिसको भी आपका सारा का सारा उसी फॉर्म में मिलेगा, सेट बिल्डर, उसे सारणी बना देना, सारणी फॉर्म कह देना। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स संख्या जो है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब वो प्राकृतिक लिखा जाए चाहे प्राकृत लिखा जाए, दोनों एक ही है। वो कैपिटल एन वाला ये वही है, प्राकृतिक नहीं, समझ लो यहाँ प्राकृतिक नहीं लिखा है तो प्राकृत कुछ दूसरा है। तो एक्स सच दैट एक्स संख्या जो है वो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इजी है, ज़्यादा उतना टफ नहीं है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका जब हम बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, 6 से कम तो हमें नेचुरल नंबर लिख देना है। तो नेचुरल नंबर होती स्टार्ट है 1 से, तो 1 से सिर्फ हमें 5 तक जाना है, 6 को नहीं लेना है। जो बोलेगा उसको नहीं लेना है। यहाँ पे कहेगा कि अगर उसको भी लेना पड़ेगा तब कहेगा सवाल एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम और उसके बराबर है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है उसके बराबर है, तब 6 को लिया जाएगा। नहीं तो उसे कम कह दिया गया है तो उसको आप कम ले 1 ले लो, 6 को नहीं लेना है। यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ 1 2 3 4 5, बस ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म से आपका रोस्टर विधि में या रोस्टर मेथड में तैयार हो गया, तालिका विधि में कन्वर्ट हो गया। ये दूसरा था। अब तीसरा हम इसी वक्त डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो तीसरा कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल जो है 8 है। तो कहने का मतलब कि सी जो है, सी आपका जो कह रहा है, इसे सी लिख लो या 3 लिख लो, कोई भी आप लेट कर सकते हो। सी कह रहा है यहाँ पे कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है और जिनका हम योग करेंगे तो 8 आना चाहिए। जिनका योग क्या है, समझ में आ रही राइटिंग, दिखाई पड़ रहा है ना, उसमें भी दिखाई पड़ रहा है ना क्लियर। तो जिनका योग जो है 8 दिया हुआ है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है। 2 अंकों की संख्या प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर 99 की, 1 से लेकर नहीं 10 से लेकर 99 के बीच की संख्या है, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद एक और कह दिया यहाँ पे रीजन कि उनका जो जोड़ने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए, उन दोनों को जोड़ लिया जाए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे 2 हमने 26 एक संख्या ले ली, ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की कह सकते हो, 2 डिजिट की कह सकते हो। तो 2 अंकों की संख्या तो हो गई, ये 26 है। अब इनका अगर हम योग देखेंगे तो वो 8 आ रहा है। तो ऐसे ही हमें नंबर्स को ढूंढ लेना है। तो शुरू करें हम, तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि वो नंबर को सीरीज में लगा देना है। ज़्यादा टफ नहीं है, 1 से लेकर 100 के बीच में ही है, 10 से लेकर 100 के बीच में। तो अगर बात करें 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 एक होगा तो एक प्राकृतिक संख्या है और इनको जोड़ा जाएगा तो 8 आ जाएगा। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अगर 17 को जोड़ा जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर 18 को जोड़ेंगे तब नहीं आएगा, 19 और 20 21 22 23 24 और 25 और उसके बाद 26, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। फिर भी नहीं आया, फिर 27 28 29 30 31 32, उसके बाद कौन कौन से आएंगे, 35 आ जाएगा। 35 के बाद 44 आ जाएगा। इसके बीच में मिलेगा तो बताना। तो 17 26 35 44, 44 के बाद में क्या आएगा, 53 आ जाएगा। हाँ 53 आ जाएगा। 53 के बाद क्या आ जाएगा, 62 आएगा आपका। और 62 के बाद क्या आ जाएगा, 71 आ जाएगा। 71 के बाद आपका क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। और 80 के बाद कौन सा बनेगा, 80 के बाद नहीं बनेगा शायद, उसके बाद सारा बड़ी हो जाएंगी, 3 डिजिट में आपके नंबर पहुंच जाएंगे शायद। 80 81 82, योग 8 नहीं आएगा, वो शायद 2 डिजिट में योग भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी नंबर मिल रहे हैं वो कितने हैं, यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 10 से लेकर 99 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं सिर्फ जो 2 डिजिट में हैं और इनका योग जो है 8 होता है। तो वो 17 हो गया, 26 हो गया, 35 44 53 62 और यहाँ पे 71 है, ये लिख लेना। और 80 हो गया। यहाँ पे कितने अवयव हैं, कुल कितने सेट हैं, मतलब कितने एलिमेंट हैं सेट के अंदर,
2 2 4 2 6 2 8, 8 ऐसे कुल शब्द आएंगे, नंबर आएंगे, संख्या आएंगी, जिनका योग करेंगे तो 8 मिलेगा और 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसको सी मान रखा है इन्होंने, सी एक समुच्चय लेट कर रखा है। तो सी ये रही आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, सारणी वाला फॉर्म, और ये रही आपका तालिका विधि। तो बस ऐसे ही आपको कन्वर्ट कर देना है और उसमें कोई ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। एक बार समझ में आ गया तो आप कर ले जाओगे। उसके बाद आगे हम चौथा देखते हैं। चौथा इसमें अभी लिख दूंगा मैं। चौथा पहले सुन लो। डी कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और जो संख्या 60 की भाजक है। कहने का मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और जो कह रहा है 60 की भाजक है या 60 का भाजक है। भाजक मतलब डिवीजर है, वो जो नंबर है वो 60 को मतलब दे देगा, भाग कर देगा। तो बात की जाए अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो जो नंबर खुद से कटे और एक से कट जाए उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे हमें नंबर को ढूंढना है कि जो है 60 को कट कर दें। तो ऐसा कितने नंबर मिलेंगे? तो स्टार्ट करो। ऐसे ही ओरली बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ जाओगे। तो नंबर ढूंढो। ऐसे अगर 2 की बात करें तो 2 आपका क्या है? भाजक है, वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 सिर्फ अपने से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो 2 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद 3 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा प्राइम नंबर, फिर 7 हो जाएगा। उसके बाद 11 हो जाएगा, लेकिन 11 आएगा नहीं क्योंकि 11 तो 7 को भाग नहीं देगा। यहाँ पे हम बात करें चौथे की, ऐसे नंबर हमें लेट करने हैं, ऐसे नंबर हमें लेने हैं जो मतलब अभाज्य संख्या तो हो और 60 को साथ साथ में डिवाइड करते चलें। तो अगर पहले मैंने लिख दिया 2, तो 2 60 को भाग दे देगा, पूरे तरीके से भाग दे देगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 3 की, तो 3 प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से। 5 की बात करें तो 5 प्राइम नंबर है, 60 को पूरी तरीके से भाग दे देगा। अब आया 7 प्राइम नंबर है लेकिन 60 को पूरी तरीके से भाग नहीं दे पाएगा। और 9 की बात मत कर लेना क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, वो सिर्फ ओड नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 3 5, उसका 7 नहीं रहेगा, 9 नहीं रहेगा, 11 आपका प्राइम तो है लेकिन 60 को नहीं भाग कर पाएगा। फिर बात करें 13, तो प्राइम है लेकिन 60 को भाग नहीं कर पाएगा। फिर 14 15 16 17 भी नहीं कर पाएगा। 18 19 20 21 22 23, इसके बाद शायद नंबर नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो आप बता देना, अभी इतना लंबा फिर खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 नंबर मुझे ऐसे दिखाई पड़े हैं, आगे और भी हो सकते हैं क्योंकि 60 भी होगा, 60 तो डिवाइड कर देगा लेकिन प्राइम नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके 3 ऐसे एलिमेंट हैं, 3 ऐसे अवयव हैं इस सेट के अंदर, जो यहाँ पे डी कर देते हैं इसे हम, डी आपका ये सेट बना हुआ है। ऐसे अवयव इसके अंदर है, कुल कितने? 3 ऐसे अवयव हैं जो प्राइम होने के साथ साथ 60 के भाजक भी हैं, 60 के डिवीजर भी हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बताते हैं हम। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस पार्ट के। यहाँ पे तीसरे का जो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि ई आपका समुच्चय दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो त्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षरों का जो समुच्चय है उसको यहाँ पे बता देना है। तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ त्रिगोनोमेट्री यहाँ पे बात की जाए त्रिगोनोमेट्री की, तो इनके जो है सभी अक्षरों का जो समुच्चय है वो बना देना है। कैसे बनाना है आपको? यहाँ पे सिर्फ जितने यहाँ पे देख सकते हो आप अक्षर रिपीट किए होंगे, जो आपका लेटर है वो कहीं ना कहीं रिपीट कुछ किया होगा, तो उसको सिर्फ एक बार लिख देना है और उसको यहीं पे उतार देना है बस। अगर टी की बात करें तो ये किसमें दिया हुआ है? वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सारणी फॉर्म में दिया हुआ है, इसको उसके रोस्टर फॉर्म में बता देना है हमें। तो टी को देखेंगे तो टी यहाँ पे 2 बार रिपीट किया हुआ है, सिर्फ 1 बार लिखेंगे हम। आर को देखेंगे 2 बार रिपीट किया हुआ है, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। आई को देखेंगे तो सिर्फ 1 बार ही है, यहाँ पे आई को लिख दिया जाएगा। उसके बाद जी को देखा जाएगा तो 1 बार ही है। ओ को देखा जाएगा तो 2 बार यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, 1 बार लिख देंगे यहाँ पे। एन को 1 बार लिखा जाएगा, उसके बाद एम को भी 1 बार, और ई 1 बार भी है, और टी को हमने लिख लिया, इसको नहीं लिखने की जरूरत है, फिर वाई आ जाएगा बस। आप बता देंगे यहाँ पे कि इस सेट में कितने लेटर हो जाएंगे, कितने एलिमेंट हो जाएंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 ठीक है, 9 एलिमेंट आपके हो जाएंगे जब हम समुच्चय बनाएंगे त्रिगोनोमेट्री शब्द का। उसके बाद जस्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है कि छठा है कि एफ जो समुच्चय दिया हुआ है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सेम उसी तरीके से है, इसी कॉन्सेप्ट पे है कि आपको बना देना है रोस्टर फॉर्म में, तालिका विधि में बना देना है, बस अक्षर को रिपीट नहीं करने हैं।
ऐसे ट्रिगोनोमेट्री पूछ लिया, यहाँ पे बेटर पूछ लिया, आगे वो मैथमेटिक्स दे सकता है, फिजिक्स दे सकता है, केमिस्ट्री दे सकता है, कोई भी बड़े बड़े नाम हैं उनको दे सकता है, पूछ सकता है इनको समुच्चय बना के दिखाओ, तो भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, सिर्फ 3 पार्ट तक हमने डिस्कस किया है, बाकी मैं डिस्कस करूंगा कल के वीडियो में। सो आप इसे देखिए और कोई भी डाउट रहेगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।